टॉप कपल इज अ बिट स्वीट एपिसोड 66। अगले दिन हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी भड़कते हुए बोलता है, जब देखो तो तुम लोग मुझे इंजेक्शन सी लगाते रहते हो। इस बूढ़े आदमी के हाथों में तो छेद ही हो गए हैं। तभी हॉस्पिटल में वेनली आ जाती है और स्माइल करते हुए बोलती है, ग्रैंडपा। वेनली के नाना बोले, तो तुम आ गई। मुझे तो लगा था कि अब तुम्हें मैं देख ही नहीं पाऊंगा। मुझे तो लगा था कि तुम्हारे दर्शन मुझे मरने के बाद ही होंगे। चलो अब मेरे पास आओ, मैं देखूं तो जरा तुम कैसी हो गई हो। वेनली को देखने के बाद उसके नाना जी गुस्सा करते हुए बोले, ये क्या, तुम तो बहुत पतली हो गई। वेनली बोली, ग्रैंडपा, कैमरा में हम ऐसे ही अच्छे लगते हैं। वेनली के नाना जी और गुस्सा करते हुए बोले, तभी मैंने तुमको एक्ट्रेस बनने के लिए मना किया था। देखो तो तुम कैसे सूख कर कांटा हो गई हो। और वो बास्टर्ड शिमाओ, ना तो वो मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रख पाया और ना ही मेरी बेटी की बेटी का। उसे पता भी है कि बाप का फर्ज क्या होता है। तभी वेनली का कॉल आने लगता है। वेनली के नाना जी आगे बोले, तुम कॉल रिसीव कर लो। वैसे भी सेलिब्रिटी होने की वजह से तुम्हारे पास काफी कॉल आते होंगे, तुम्हारे अंकल से भी ज्यादा। वेनली कॉल पर बात करते हुए बाहर चली जाती है। तभी वहाँ वेनली का अंकल वेनयान भी आ जाता है। वेनली के नाना जी बोले, और वो लड़का सोंगयान कहाँ गया, वो नहीं आया यहाँ पर। वेनयान बोला, नहीं वो नहीं आया। वेनली के नाना जी आगे बोले, अच्छा ही हुआ, वैसे भी उसकी शक्ल देखकर मुझे गुस्सा आता है। वेनली बोली, अंकल क्या आप बाहर आ सकते हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वेनली के नाना जी बोले, तुम्हारी नीस तुम्हें बुला रही है, जाओ। वेनयान बोला, तो इसका मतलब इस प्रोग्राम के लिए तुम्हें अपने बैकग्राउंड को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। वेनली बोली, हाँ, अगले पार्ट की शूटिंग के लिए हमें अपने हाई स्कूल जाना पड़ेगा, कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए। वेनयान बोला, ठीक है, लेकिन इससे हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बदलेगा। अगर गलती से भी किसी को ये पता चला कि तुम जिंगी ग्रुप को बिलोंग करती हो तो तुम सीधे सब कुछ छोड़कर घर आ जाओगी, समझी। वेनली बोली, ये सब मैं अपने काम के लिए कर रही हूँ, अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो मुझे तो ये सब करना पड़ेगा ना। वेनयान आगे बोला, एक बात और ध्यान रखना, अगर तुम अपना बैकग्राउंड डिस्क्लोज नहीं कर सकती तो सोंगयान का भी मत करना, ठीक है। और मुझे अच्छे से याद है, उस बाइसन से मिलने के लिए जितना तुम अपने स्कूल में नहीं रहती थी उतना तो तुम उसके स्कूल जाती थी, वो भी अपनी क्लासेस बंक करके। और उसी स्कूल में सोंगयान भी था, इसलिए थोड़ा केयरफुल रहना, ठीक है। वेनली बोली, आपको कैसे पता ये सब अंकल। वेनयान बोला, अगर मैं तुम्हारा अंकल नहीं होता ना तो मुझे तुम्हारी लाइफ और डेथ से फर्क भी नहीं पड़ता, समझी। फिर वेनली वेनयान को चिढ़ाते हुए बोली, अंकल अब आप जवान नहीं रहे, पता है ना आपको, इसलिए थोड़ा सोच समझ कर बोला करिए। अगर आप ऐसे ही अपना मुंह खोल देंगे तो कहीं ऐसा ना हो जैसे आप अभी सिंगल हैं, 50 साल की उम्र तक आपको सिंगल ही रहना पड़े। वेनयान बोला, और मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी तरह ऐसे ही किसी के हवाले कर दूँ। वेनली बहुत ही गर्व करते हुए बोली, सोंगयान पढ़ाई में, बिजनेस में, एक्टिंग में, हर चीज़ में अमेजिंग है। वो ऑलराउंडर है, एक टॉप क्लास एक्टर है। वेनयान बोला, हाँ बिल्कुल, तो एक काम क्यों नहीं करती, अब अगर वो इतना ही ऑलराउंडर टॉप एक्टर है तो उसी से बोल दो अपने बैकग्राउंड को छिपाने के लिए। ये सुनकर तो वेनली चिढ़ जाती है और कुछ भी नहीं बोल पाती है। घर आने के बाद वेनली डायरेक्टर को कॉल कर बोलती है, डायरेक्टर, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले मेरी ज़्यादातर पूरी स्कूलिंग अब्रॉड में ही हुई है, तो क्या हम सोंगयान के स्कूल में जाकर शूटिंग कर सकते हैं। डायरेक्टर बोला, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वेनली बोली, ठीक है फिर तो हम ऐसा ही करेंगे। तभी पीछे से सोंगयान आ जाता है और वेनली को पीछे से हक करते हुए बोलता है, तो आज तुम अपने फ़ोन के साथ खेल क्यों नहीं रही। वेनली बोली, क्योंकि उस वक्त मैंने बाइसन को कॉल करके तुम्हें गुस्सा दिला दिया ना, तो अब मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकती। फिर सोंगयान वेनली के नेक पर किस करते हुए बोला, तुम कर सकती हो, मैं गुस्सा नहीं करूँगा। वेनली बोली, तो मिस्टर सोंग, तुम क्या सच में गुस्सा थे, तुम तो बहुत ही पेटी निकले। सोंगयान बोला, हाँ मैं सच में बहुत पेटी हूँ, जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता हूँ। वेनली बोली, हाँ ये बात सच है कि बाइसन और मैं इंगेज थे, लेकिन हम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स नहीं थी। हमारी फ्रेंडशिप प्योर 24 कैरेट के सोने की तरह थी, कोई मिलावट नहीं। हम दोनों एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं
तो तुम मुझे इतनी परमिशन तो दे ही सकते हो ना कि मैं उससे बात कर सकूं या मिल सकूं। नहीं, सोंगयान बोला। ये सुनकर वैली थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। फिर सोंगयान हंसते हुए बोला, अरे मैं मजाक कर रहा था, तुम उससे बात भी कर सकती हो और मिल भी सकती हो, ठीक है। वैली मुंह बनाते हुए बोली, इसके लिए धन्यवाद आपका, लेकिन लगता है तुम मुझे इतना भी पसंद नहीं करते हो। सोंगयान वैली के माथे पर किस करते हुए बोलता है, तुम सच में बहुत शैतान हो। फिर वैली सोंगयान की गोद में लेटकर पूछती है, क्या तुमने ऑनलाइन डिस्कशन देखा, वही तुम्हारे फर्स्ट लव के बारे में। फिर वैली खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हुए आगे बोलती है, देखो मैं शक नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे सच में ऐसा लगा कि शायद उस वक्त तुम किसी को भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन अगर कोई तुम्हें फोर्स करके नाम पूछने की कोशिश भी करेगा तो मुझे लगता है कि तुम बाइसन का नाम लोगे, है ना। सोंगयान बोला, मैं उसका नाम क्यों लूंगा। वैली बोली, तो फिर किसका नाम लोगे। आखिर कौन है वो लड़की जिसके बारे में बाइसन को भी नहीं पता, जिसके साथ तुम 24/7 रहते थे। सोंगयान बोला, उसे कैसे पता होगा जब तुम्हें खुद ही इस बारे में नहीं पता, डमी। वैली बोली, मुझे कैसे पता होगा तुम्हारे फर्स्ट लव के बारे में, उस वक्त तुम कितने कोल्ड थे और मुझे भाव भी नहीं देते थे, तो मैं क्यों परवाह करूं कि तुम किसे पसंद करते हो या किसे नहीं। वैली ने आगे पूछा, तो क्या तुमने उसे डेट किया। सोंगयान बोला, नहीं, उसे तो ये भी नहीं पता था कि मैं उसे लाइक करता हूँ। वैली बोली, तो तुमने उसे बताया क्यों नहीं, तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है कि तुम ऑकवर्ड टाइप के इंसान हो। सोंगयान बोला, ज़ूमे, क्योंकि मैं बहुत डर गया था। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, फ्लैशबैक। वैली के अंकल सोंगयान से बोले, उसका इंतजार करना छोड़ दो, वो नहीं आएगी। एक टाइम था जब तुम और मेरी नीस इंगेज थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे। फिर वैनयान कैंडल्स को अपने पैरों तले पीसते हुए बोलता है, मेरे फादर ने तुम्हें स्पॉन्सर किया है ताकि तुम यहाँ आकर पढ़ सको, इसलिए नहीं कि तुम अपना पुराना प्यार दोबारा जगा सको, समझे। और जो अभी तुम्हारी हालत है उस हिसाब से देखा जाए तो तुम्हारे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए चुपचाप अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, क्योंकि मेरे फादर तभी तक तुम्हें स्पॉन्सर करेंगे जब तक तुम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट नहीं हो जाते। तभी वैनयान अपने एक सर्वेंट से बोलता है, जाओ किसी को बोलो ये सब साफ करने के लिए, बीच रास्ते में इस तरह कैंडल्स का होना बहुत ही डेंजरस है। यस सर, वो सर्वेंट बोला। सोंगयान बोला, अपना आत्मसम्मान किनारे रखकर मैंने अपनी दिल की बात बताने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी हिम्मत को उसी वक्त कुचल दिया गया, और वो मेरी अच्छी याद नहीं है। वैली बोली, तो आखिर तुम्हें उस वक्त डर किस बात का था। सोंगयान बोला, ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। और सोंगयान सोचता है, लेकिन उन सभी में गलती उस लड़की की नहीं थी, वो बस उस वक्त मुझे पसंद नहीं करती थी, और मैं नहीं चाहता ये सब पता करने के बाद उसे किसी भी तरह का कोई गिल्ट हो। बस हम हमेशा इसी तरह साथ रहें, मेरे लिए यही काफ़ी है। वैली मुंह बनाकर बोली, ठीक है, तो मैं अब तुमसे नहीं पूछूंगी, चलो अब सो जाते हैं। वैसे भी कल शूटिंग के लिए हमें तुम्हारे स्कूल जाना है, मैं वहाँ जाकर खुद ही पता कर लूंगी। फिर वैली सोंगयान के गालों को टच करते हुए सोचती है, उस वक्त तुम्हारी जिंदगी में जो भी थी, मैं उसे एक अच्छा सबक सिखा कर ही रहूंगी। आखिर कैसे उसे तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में पता नहीं चला, जिसकी वजह से वो घाव तुम्हारे दिल पर आज तक लगा हुआ है। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।